अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां और गैरों ने आके फिर से हमें थाम लिया है, पर उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। दंगे फसादात तो हो जाते हैं और यकीन मानिए कि इंसानियत ही इसमें जीतती है। बहुत सारे ऐसे मामले होंगे जिसमें कि अभी भी अगर हम कानपुर की बात करें, फतेहपुर की बात करें, बांदा की बात करें, कन्नौज की बात करें, लोगों ने एक दूसरे की मदद की होगी, तमाम पक्षों के लोगों ने एक दूसरे की मदद की होगी, लेकिन जो कुछ होता है उसका नुकसान भी गरीब को, आम आदमी को उठाना पड़ता है। तो चूक कहां होती है इसके लिए? वो लोग जो कि बवाल करते हैं वो इसके जिम्मेदार हैं, या वो लोग जिन पर इस बवाल को रोकने की जिम्मेदारी होती है, कहीं ना कहीं उनसे चूक हुई है? इस पर हम बात करेंगे। और जो ये इलाका है कानपुर, कन्नौज, बांदा, फतेहपुर, गंगा का दुआबा का इलाका है, गंगा जमुनी तहजीब का ये मरकज है। बावजूद इसके जिसे ठंडा ठंडा, शीतल शीतल जहां मस्तिष्क लोगों के मन रहने चाहिए थे, और वाकई यहां ऐसा माहौल रहा है, लेकिन फिर ये गर्मी और ये गुस्सा और ये नफरत क्यों पनप रही है? वजह क्या है? इस पर भी हम बात करेंगे। और अगर ये पनप रही है तो इसे रोकने के लिए जो जिम्मेदार हैं उनसे चूक कहां हो रही है, इस पर हम बात करेंगे। और इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर रमेश वर्मा जी, जो कि तमाम इस तरह की स्थितियों से बेहतर तरीके से वाकिफ हैं। आपकी हमेशा इन पर नजर रही है, आपने नजदीक से इन परिस्थितियों को देखा है और जानते हैं कि कहां गलती होती है। उनसे हम इन तमाम इस घटनाक्रम का विश्लेषण करेंगे। लेकिन तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जला कानपुर। जी हां, कानपुर बड़ा शहर है, महानगर है, और प्रशासन को यह इल्म था कि हम स्थितियों को संभाल लेंगे, लेकिन तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं हालात अभी सामान्य है, धीरे धीरे सामान्य होते जा रहे हैं। लेकिन ये जो कुछ हुआ यह भी अपने आप में बहुत से सवाल खड़े करता है। हम आपको बता दें कि इस प्रोग्राम में आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पर लगातार हमारे नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं, आप फोन कीजिए, अपनी बात रखिए और हम सभी मिलकर के हल निकालने की कोशिश करते हैं। और हल ही अपने आप में यह बता देगा कि हमारे अंदर भी अभी भी शांति के लिए उम्मीद है, उमंग है। हमें उम्मीद है कि आप भी इसका हल जरूर बताएंगे। जी, डॉक्टर रमेश वर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है रमेश वर्मा जी। रमेश वर्मा जी, आपने तमाम हालातों को देखा पिछले 2 दिनों में, जो कुछ हुआ कानपुर में, उससे पहले कन्नौज में, फतेहपुर में, बांदा में, और ये हालात अक्सर पैदा हो जाते हैं, कई बार कंट्रोल हो जाते हैं, लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि कुछ ज्यादा स्थितियां आगे तक बढ़ गई थी। क्या लगता है चूक कहां हुई? या ये आग बहुत दिनों से सुलग रही थी तो सुलगते वक्त ही इसे बुझा क्यों नहीं दिया गया? क्या आप मानते हैं? देखिए, इसमें 2 बातें हैं। एक तो इसमें जैसा कि आज आपने भी एक कार्यक्रम किया था जी, अमन चैन की, उसमें भी कुल मिलाकर के ये बात आई, ये सब सियासत जी, इसके पीछे सियासत है जी। अब सियासत तो है और सियासत करेंगे भी सियासत अपनी, लेकिन जहां तक मैं महसूस करता हूं कि प्रशासन अगर पूरी मुस्तैदी और सतर्कता बरते तो लगता है कि ये बहुत सी घटनाओं को रोका जा सकता है। मैं जैसे कानपुर की बात अगर ले लूं तो कानपुर में ही मैं मानता हूं कि प्रशासन का ओवर कॉन्फिडेंस, प्रशासन में तालमेल का अभाव, ये 2 मुख्य ऐसे कारण रहे हैं जिसके, और सुरक्षा की व्यवस्था केवल एक घिसी पिटी परंपरा के तहत, ये कुछ ऐसे कारण रहे जिनके कारण कानपुर में एक सुलग गया। बिल्कुल बिल्कुल जी, आपकी बात में यहां पर मैं कुछ जो हम लोग 2 दिन से देख रहे हैं कि शुरुआत कहां से होती है कि अगर हम अपना अनुभव की बात करें, के न्यूज के अनुभव की बात करें, तो डीएम और आईजी को अगर हम छोड़ दें तो प्रशासन का कोई भी अधिकारी सामने नहीं आया, आम लोगों से बात करने के लिए सामने नहीं आया। यहां तक कि के न्यूज ने भी बहुत संपर्क करने की कोशिश की। अब देखिए, ये संवादहीनता है, संवादहीनता है। अब जब आप भी देखिए, जब अब आज ही मैं बता रहे थे, आपके आईजी साहब ने ही आज कहा, जी, स्वीकार किया कि ये जो पीस कमेटियां हैं, ये सुरक्षा समितियां हैं, ये सब बिल्कुल बेकार हो गई है, व्यर्थ हो गई है, क्योंकि इनके जो अगुवाकार हैं इनकी कोई सुनता ही नहीं है। जो नया जनरेशन आई है वो इनकी कोई सुनता ही नहीं है, इनके कंट्रोल में ही नहीं है। परिणाम क्या हो रहा है? स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। बिल्कुल। तो ये जो तालमेल का अभाव रहा, अब देखिए, मैं सुन रहा था, सियासत की बात सुनिए। नवाब सिंह जी यादव कन्नौज से आए थे जी, कह रहे थे कि 2 परिवार वहां पर ऐसे हैं जिन्होंने सारा गड़बड़ करा दिया।
मुझे बड़ी हैरत हुई कि अगर दो परिवार थे वो गड़बड़ का है, उनको क्यों नहीं चिन्हित कर लिया गया था? प्रशासन उनके बारे में क्यों नहीं जानता था? ये खुफिया एजेंसियां क्या कर रही थी? और अगर उन दो परिवारों पर अंकुश कर लिया जाता तो शायद कन्नौज को जलने से बचा लिया जाता। बिल्कुल, शायद कन्नौज को जलने, कहीं ना कहीं सियासत तो इसमें अपना काम करती है, लेकिन सियासत अपना काम करती भी रहेगी। और हमारे एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, रमेश जी, उनसे हम बात कर लेते हैं। प्रदीप कुमार है कन्नौज से, उनसे बात करते हैं। प्रदीप जी, क्या कहना चाहेंगे? प्रदीप जी, टूटा है रमेश जी, हम दोबारा उनसे संपर्क बनाने की कोशिश करेंगे। हमारे दर्शक हमारे साथ लगातार जुड़ सकते हैं और हम ये अपील करेंगे अपने दर्शकों से कि जब आप हमसे बात करें तो अपने टेलीविजन सेट का साउंड कम रखें ताकि हम लोग बेहतर तरीके से अपनी बात रख पाएं। रमेश जी, हम बात कर रहे थे कि आप बता रहे हैं ओवर कॉन्फिडेंस, और जिस तरह से ओवर कॉन्फिडेंस हुआ है वो तो है, खास ही हमने सत्ता के दबाव की भी आप बात कर रहे थे। अब इसी मामले में देखिए, कानपुर के मामले में जब प्रशासन की तरफ से तय हो गया कि भाई ताजिए का जुलूस नहीं निकाला जाना है, अभी हम यहां पर दोनों पक्षों में समझौता करा के गले मिलवा करके अपनी बात यहीं पर खत्म कराते हैं, लेकिन सत्ता पक्ष का एक शख्स आता है और कहता है कि नहीं, जुलूस तो निकलेगा, तो कहीं ना कहीं प्रशासन दबाव में झुक जाता है। आप मानते हैं? यही मैं कहने जा रहा हूं जी। नहीं, इसमें भी देखिए तालमेल का भाव जी। जो मीडिया रिपोर्ट आई उसमें साफ साफ कहा गया, माफीनामा लिखा गया जी, माफीनामा प्रस्तुत किया गया जी अधिकारियों ने जी। लेकिन आज ही अपने चैनल पर हमारे आईजी साहब कह रहे थे, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, हाँ तो कर उनसे हम बात कर लेते हैं जी, इनसे बात करते हैं। अपना नाम बताएं और आप क्या कहना चाहते हैं जी। हेलो जी, अपना नाम बताएं और आप क्या कहना चाहेंगे। मणि प्रकाश दुबे फतेहपुर से बोल रहा था। स्वागत है आपका मणि प्रकाश जी, बताएं। असल में ये जो फतेहपुर में कन्नौज और कानपुर या बांदा जैसी जगहों में जो ये सांप्रदायिक तनाव लगातार पैदा हो रहे हैं, इसके पीछे प्रशासनिक चूक तो निश्चित तौर पर है, और इसके साथ साथ पॉलिटिकल फेलोर के साथ साथ में जो पॉलिटिकल लोग हैं, इनके मंशा से भी ध्यान नहीं हटाया जा सकता। जो फतेहपुर में घटना हुई है, निश्चित तौर पर ये घटना सांप्रदायिक तनाव इसको नहीं कहा जा सकता। ये वहां पर जो पंचायत चुनाव को लेकर के कुछ गुटों में गुटबंदी थी, उसको लेकर के और प्रशासन की फेलोर के कारण, प्रशासन की देखरेख न होने के कारण कुछ बवालियों द्वारा ये सांप्रदायिक तनाव पैदा कर दिया गया। 2-3 घरों में या मोटरसाइकिलों में जो आग लगाई गई, जैसे हमारे यहाँ के नागरिक लोग इसे रोकना चाहते थे, परंतु प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया, और हमारे जनपद लेवल पर या लोकल एसएचओ लेवल पर भी ये पॉलिटिकल प्रेशर के कारण पुलिस काम नहीं कर पाई और इस तरह की सांप्रदायिक घटनाएं बढ़ रही हैं। अभी जो भी हमारे यहाँ रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, समाज के लोग हैं, इसे यदि वो रोकना भी चाहें तो प्रशासन की कोई मदद नहीं मिलती है, और प्रशासन पूरी तरह कठपुतली की तरह काम करता है। ऐसी परिस्थिति नहीं देखा तो इसका नुकसान ओवर एंड ऑल समाज को ही होने वाला है। तो इसमें निश्चित तौर पर मेरा मानना ये है कि हम समाज के लोगों को जागरूक होना ही होगा। साथ साथ राजनीतिक लोग जो अपनी रोटियां सेक रहे हैं, इनको भी ध्यान देना पड़ेगा, जिससे समाज विखंडित ना हो। हम सब में ये जागरूकता तो आ रही है, बेदारी तो आई, हम लोग तकलीफों से ही सीखते हैं। शायद अगले बार इस तरह की परिस्थितियां जब बने तो हम सब इस दिशा में आगे बढ़े, किसी भी कौम के, किसी भी संप्रदाय के क्यों ना हो, क्योंकि प्रशासन से चूक हो रही है, हम महसूस कर रहे हैं, लापरवाही हो रही है, हम महसूस कर रहे हैं, और दृढ़ता की कमी है, ये भी हम महसूस कर रहे हैं। हमारे एक दर्शक महेंद्र गुप्ता कानपुर से भी हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। महेंद्र जी, अपनी बात आप कह सकते हैं। महेंद्र जी, सुन रहे हैं आप मुझे? हेलो जी, बताएं। हाँ, महेंद्र गुप्ता जी, बताएं सर, अपनी बात रखिए। हाँ सर, हम इतना ही कहना चाहते हैं कि कानपुर के नगर के वासी जितने भी हैं, इस बार हिंदू हो या मुसलमान हो। हाँ। हेलो जी 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 जी, हम कानपुर वासी तो बहुत ठीक हैं, अच्छे हैं, लेकिन हमारा जो प्रशासन है उससे हर दिन कोई ना कोई गलतियां होती है, इसमें उसी की गलती है। और दूसरी चीज, जो हमारे विधायक भी हैं, सीतामऊ विधानसभा के विधायक, इनकी कमी है। इन लोगों को कम से कम इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए। जी,
बिल्कुल बिल्कुल। पर ये सियासतदान अपनी सियासत करना छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि इन्हें तो रोटियां सेकनी है। बिल्कुल। अब वही मैं माफीनामा की बात कर रहा था। उधर तो आया कि माफीनामा हो गया, एक जिद हुई कि वो माफी मांगने वालों को बुलाया जाए, बुजुर्ग लोगों ने माफी मांगी और इनका मामला शांत हो गया और उसके बाद वो माफीनामा दिखाया गया। अभी विधायक सलीम बिश्नोई ने पूछा कि माफी मांग लेते, तो अभी तो आया कि नहीं माफी मांगने कोई सवाल ही नहीं उठता, माफी किससे मांगी जाती, क्या होता। दूसरी चीज, जब अगर मान लीजिए समझौता हो गया था जी, तो मौके पर सभा विधायक कैसे पहुंच गए? उनको रोका जा सकता था। बिल्कुल। क्या इंटेलिजेंस फेलियर थी कि आपका विधायक जा रहा, आप उसको रोकते, आप उसको समझाते कि देखिए भाई समझौता हो चुका है, समझौता आपके लोगों ने किया है, माफीनामा आपके लोगों ने किया है जी, तो शायद स्थितियां। बिल्कुल रमेश जी, लक्ष्मीकांत वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीनियर लीडर हैं बीजेपी के, उनसे हम बात कर लेते हैं। लक्ष्मीकांत जी, इस पूरे घटनाक्रम को आप किस तरह से देख रहे हैं? कहां चूक आपको दिखती है? और जिस तरह से माहौल बिगड़ा है उससे तमाम लोगों को नुकसान उठाना पड़ा है, आम जनजीवन प्रभावित हुआ है, गरीब आदमी की रोजी रोटी पे असर पड़ा है। लगता है संपर्क टूटा, हम दोबारा उनसे संपर्क बनाएंगे रमेश जी। लेकिन बहुत सी बातें जो लापरवाही की चल रही, जैसे दर्शनपुरवा इलाका है कानपुर में, वहां पर हिंदू युवकों ने, या एक पक्ष के हम बात कर लेते हैं, एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के लोगों के लिए शरबत का, पानी का स्टॉल लगाया था कि जुलूस यहां से गुजरेगा। ये देखिए आप, कितनी अच्छी बात है। लेकिन अचानक ये हुआ कि एक पोस्टर फाड़ा गया, जैसा कि आरोप है। उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस मौके पर पहुंचती है और इस पूरे मामले पर उन लोगों ने आपत्ति जताई पुलिस के सामने कि पोस्टर फाड़ा गया, पर पुलिस ने क्या किया, उन तमाम लोगों को ही हटा दिया। तो इस तरह से एक तरह से जो चिंगारी बन रही थी वो भड़कना शुरू हो गई। तो पुलिस की कहीं ना कहीं लापरवाही है और पुलिस ने ध्यान नहीं दिया ज्यादा उस मामले को। अगर वही दबा दिया जाता, वही समझा दिया जाता जी। हमेशा आप सुनिए, डीजीपी का बयान आएगा, सरकार का बयान आएगा, छोटी मोटी घटनाओं को भी गंभीरता से ले, कौन सी गंभीरता से ली गई इस घटना को, क्या कारण रहा। ये कानपुर वो है जहां पर आए दिन कि आज कल्याणपुर में ये हो गया, आज बसवानपुर में हो गया, या बाबूपुरवा में हो गया जी। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं जी, उनसे बात कर लेते हैं। लक्ष्मीकांत जी, इस पूरे घटनाक्रम को आप किस तरह से देखते हैं, और इन इलाकों में जहां पर इस वक्त प्यार मोहब्बत की जरूरत थी, देखिए किस तरह माहौल बिगड़ा है 2-3 दिनों में, आप क्या कहना चाहेंगे और कहां आपको लापरवाही नजर आती है? हेलो जी, लक्ष्मीकांत जी, सबसे पहली अपील तो मैं जनता से करना चाहूंगा कि शांति रखे, संयम रखे और धैर्य रखे जी। लेकिन जहां तक कमी की बात है, ये दुर्गा जी की फोटो को तो मतलब हानि पहुंचाना, अपमानित करना, लेकिन उस सबके बाद जिलाधिकारी द्वारा जैसा बताया गया था कि समझौता हो गया, भविष्य समाप्त हो गया, लेकिन उस समझौते को पलीता लगाने का काम इरफान सोलंकी जो विधायक हैं जी, उन्होंने आके किया और करेला नीमचा प्रशासन ने अपने कराए ही समझौते को दोबारा पलट दिया। तो स्वाभाविक है कि इस प्रकार का असंतोष उपजा, परिस्थिति खराब हुई। लेकिन निवेदन है कि शांति रखनी चाहिए और जो दोषी है, खासतौर से समाजवादी पार्टी के विधायक जी, उनके विरुद्ध कार्रवाई हो। बिल्कुल। सियासतदान आप भी जानते हैं कि इन तमाम मामलों पर अपनी अपनी रोटी सेकते हैं, सभी को इसका पॉलिटिकल फायदा मिलता है। लक्ष्मीकांत जी, आप भी कल कन्नौज से कानपुर आने की कोशिश कर रहे थे, कानपुर में आप से बात हुई प्रशासन की, फिर आप वहां से लौट गए, तो कहीं ना कहीं आपकी मंशा भी इस सिलसिले में यहाँ कानपुर आने की थी, लोगों से बात करने की थी, क्या उससे और दिक्कतें पैदा नहीं होती? मेरी बात तो सुनिए जी, आप पहले अपनी ज्ञान में सुधार कर लीजिए जी। बिल्कुल सर, मैंने कानपुर आने का कोई प्रयास नहीं किया जी जी। मैं कन्नौज जा रहा था, रास्ता कानपुर से था, सड़क से मुझे जाना था, कोई हवाई जहाज छोड़ के जा नहीं सकता था मैं जी जी। और कन्नौज इतने दिन हो गए थे घटना हुए, और बार बार वहाँ जुलाई से लेकर अब तक 3-4 घटनाक्रम हो गए हैं जी। आखिर ऐसा थोड़ी कि प्रशासनिक अधिकारी और सत्ता के मद में डूबे हुए लोगों के जिम्मे छोड़ देंगे हम जी। और वह भी केवल कलेक्टर से बात करके, कप्तान साहब से बात करके, उनका क्या मत है, क्या कठिनाई है, हमें क्या कहना, वो करके सीधे वापस आना था। वही मैंने फतेहपुर में किया, वही मैंने वहाँ किया, और कानपुर में गया नहीं हूँ जी। इसलिए ये गलतफहमी रखना जी उचित नहीं है। बिल्कुल। डॉक्टर रमेश वर्मा, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ हैं लक्ष्मीकांत जी, वो भी आपसे बात करना चाहेंगे। रमेश जी, वाजपेयी जी, ये बार बार कहा जा रहा है
कि ये जो पूरा घटनाक्रम हो रहे हैं, चाहे कानपुर हो, कन्नौज हो, बांदा हो, इसके पीछे सीधी सीधी राजनीति और 2017 का चुनाव दिख रहा है। क्या कहना है आपका इस बारे में? श्रेणी निकाल दीजिए पत्रकार महोदय जी, कि कोई राजनीति है। मुझे ये बताइए जी कि आज कुशीनगर में जी निर्धारित रूट से बदलकर ताजिया निकालने की बात, ये किस राजनीति का अंग था? बुजुर्ग जी के रास्ते का विसर्जन नहीं होने देंगे। हमेशा से 10 साल से परंपरागत रूट को बदलने का प्रयास प्रशासन के द्वारा कथित समझौता करा के था। ये किस राजनीति का अंग था? सीधे सीधे शासन की क्षमता समाप्त, शासन शासन से अपनी हालत दम एक बार खो चुका, इसलिए उसका दुष्परिणाम है। ठीक है, आप कहते हैं कि एक, आप मुझे सुन पा रहे हैं लक्ष्मीकांत जी? लगता है हमारा संपर्क उनसे टूटा है, नहीं तो हम उनसे पूछते कि आप सत्ता पक्ष से कह रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं एक वर्ग के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रख रहा है, तो दूसरा पक्ष आप क्या कोशिश कर रहे हैं? क्या पोलराइजेशन की कोशिश नहीं कर रहे? वही मैं कहने जा रहा था। जो वाजपेयी जी कह रहे थे कि राजनीति नहीं हो रही है, हम तो अभी दूसरी बात करने वाले थे। जी, आप भी एक जिम्मेदार राजनीतिक दल के लोग हैं जी। जब कन्नौज सुलग रहा है तब आप कन्नौज जा रहे हैं जी। आप क्यों कब उस समय कन्नौज जा रहे हैं? आप 2 दिन बाद जा सकते थे। तो इन स्थितियों में तो एक जो उनके जज्बात होते हैं उनको एक और प्रोत्साहन मिलता है। बिल्कुल, पोलराइजेशन इसी को कहते हैं, इसी को कहते हैं ध्रुवीकरण करना। यही कर रहे हैं। जब ये बात कही तो चूंकि अब कड़वी बात है तो उनको लगा होगा कि अरे ये राजनीति की बात, अरे हमारी सहिष्णुता जो थी वो कितनी घट रही है जरा जरा इस बात में। अगर गुलाल हो गया, कहीं वो पोस्टर फट गया, कहीं कुछ हो गया, उसको छोटे छोटे मुद्दों को बिल्कुल रमेश जी, और ये एकाएक नहीं पैदा हो रही, कहीं ना कहीं ये नफरत धीरे 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 भरी जा रही है और प्रशासन इसमें इसको देखते हुए भी चूक रहा है। ये हम प्रशासन की चूक की भी बात कर रहे हैं। वही मैंने बताया ना, दंगा संभालना या न संभालना वो एक अलग भी इशू है। एक दर्शक कह रहे थे, अभी एक दर्शक कह रहे थे, आपने सुना होगा कि प्रशासन चंद आदमियों की कठपुतली बन गया। तो ये चंद आदमी कौन है? जो अपने समाज का, अपने जाति का, धर्म का ठेका लिए हुए हैं, लेकिन उनके बलबूते कुछ है नहीं। सच बात तो है कि रिपोर्ट तो ये है कि सब जब सरेआम आएंगे तो बात कुछ करेंगे और उसके बाद बात जो है कुछ दूसरी करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और कई बार हमने कानपुर में भी देखा, कल से परसों से हम इस खबर पर लगातार बने हुए हैं कि कई बार दोनों पक्षों की भीड़ के आगे प्रशासन असहाय नजर आया, बड़ी फोर्स असहाय नजर आई। इस पर हम बात करते हैं रमेश जी आपसे भी, और हमारे दर्शक भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे फोन नंबर लगातार स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं कि गंगा के दोआब के इस इलाके में जिस तरह से पिछले 2-3 दिनों में माहौल बिगड़ा है और तमाम जो संप्रदायों के त्योहार एक साथ आ गए, इसलिए माहौल बिगड़ा, ये दलील दी जा रही है। तो ये कोई दलील, ये कोई तर्क नहीं होता। हिंदुस्तान उत्सवों का देश है, यहाँ तो लगातार त्योहार होते रहेंगे, तमाम संप्रदायों के त्योहार होते रहेंगे, पंथों के त्योहार होते रहेंगे। तो क्या इसी तरह से लड़ाई झगड़े और इस तरह से खून खराबा, आगजनी होती रहेगी और गरीब इंसान मारा जाता रहेगा या उसकी रोजी रोटी पर असर पड़ता रहेगा? ये एक बड़ा सवाल है और चूक जहां हो रही है उस पर हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रशासनिक चूक पर बात करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सियासतदान तो अपना काम कर ही रहे हैं और करते रहेंगे। लेकिन क्या लोग कम बेदार हो रहे हैं या जल्दी उकसावे में आ रहे हैं, जल्दी बहकावे में आ रहे हैं? इस पर भी हम बात करते हैं। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए, महेंद्र दिल्ली से, वो कुछ कहना चाहते हैं। महेंद्र जी, अपनी बात आप रख सकते हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। और मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि और अगर मेरी बात से अगर किसी को ठेस लगे तो इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। मैं सीधा साधा, मेरा गृह सचिव उत्तर प्रदेश, मेरा ये सवाल है कि अगर हिंदू कोई कार्यक्रम करता है, चाहे रामलीला करे या कोई भी कार्यक्रम वो करता है, उसके लिए परमिशन की आवश्यकता होती, अनुमति लेना होता है। एसडीएम और डीएम, संबंधित डीएम या एसडीएम उसके लिए अनुमति देते हैं। क्या इनके लिए जो मुस्लिम और ये जो सत्ता के विधायक बैठे हुए हैं, इन्होंने जुलूस निकाला, क्या इनके किसी अनुमति की आवश्यकता इनको नहीं है? आज तक ये आरटीआई के अंदर ये साफ तरीके से जवाब आया है कि ये मुस्लिम कोई भी प्रोग्राम करता है या कोई भी जुलूस निकालता है, उसके लिए कोई अनुमति के लिए किसी अधिकारी के यहाँ कोई आवेदन इन्होंने नहीं दिया। तो क्या इन विधायक या इनके जो जुलूस निकाले गए जो भी लोग हैं, ये ठेकेदार बने हुए जो कानून के, क्या इनके लिए किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है? इसके लिए क्या जो वहाँ के गृह सचिव हैं, इनके लिए कोई कानून नहीं बना सकते? इनके लिए कोई कानून नहीं होता?
क्या डीएम जो वहाँ के एसडीएम है, क्या इसके लिए जुलूस के लिए रोक नहीं लगा सकते थे कि आपके पास अनुमति नहीं है और आपको ऐसे जो है जुलूस निकालने का हक नहीं है? बिल्कुल महेंद्र, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। वही सत्ता पक्ष के दबाव की हम बात कर रहे हैं। जैसा कि आरोप लगता रहा है कि अगर सरकार एक पक्ष के साथ थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाती है तो दूसरा पक्ष नाराज हो जाता है, ये हम बात कर रहे थे जी। कन्नौज से प्रदीप भी जुड़ गए हैं। मैं रमेश जी माफी चाहता हूं आपसे, हम बात करेंगे, प्रदीप जी से बात कर लेते हैं। जी प्रदीप जी अपनी बात रखिए। जी, पहली बात तो अपने के न्यूज को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपकी जो के न्यूज चैनल है बहुत ही बारीकियों से। हेलो, हाँ बिल्कुल हम सुन रहे हैं, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। हाँ, पहली बार हम तो अपने के न्यूज को धन्यवाद देना चाहिए। के न्यूज चैनल है बहुत ही बारीकियों से, बहुत ही अच्छा मतलब दिखाता है। हमको बहुत पसंद है आपका ये चैनल। हम लगातार सुबह से हम फिलहाल आपको चैनल को देख रहे हैं। रही हमारे कन्नौज की बात, कन्नौज की फिलहाल तो हमारा यहाँ का प्रशासन है फिलहाल अब तो अच्छा काम कर रहा है और अच्छा दिखाई भी दे रहा है, लेकिन कुछ छुटपुट जो घटनाएं हो रही दरअसल वो कुछ उपद्रवी लोग हैं वो कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन अपना अच्छा काम कर रहा है। यहाँ पर थोड़ी दिक्कतें सर ये आ रही है यहाँ पे, ना ही हम लोग कहीं घूम सकते घर से, नहीं कहीं बाहर निकलते, एकदम कर्फ्यू जैसा माहौल बना के रखा हुआ है यहाँ पर। लेकिन फिर भी हम इस बात की खुशी कि हमारा प्रशासन बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ पे अपना प्रदर्शन कर रहा है और जगह जगह पे अपना मतलब घूम रहा है। यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे प्रशासन को देखते हुए प्रशासन बहुत अच्छा काम कर रहा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। देखिए लोग भी प्रशासन के साथ सहयोग करना चाहते हैं और जुड़ना चाहते हैं ताकि इस तरह के हालात पे काबू जल्द से जल्द पाया जाए। बहुत अच्छी बात है कि आप प्रशासन की तारीफ कर रहे हैं और प्रशासन का संबल भी बढ़ाना चाहिए, लेकिन जहां चूक हो रही है उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। पुनीत वर्मा कानपुर से एक दर्शक जुड़ गए हैं। जी पुनीत जी अपनी बात रखिए। हेलो, हाँ जी पुनीत जी। हाँ जी, मेरे हिसाब से देखिए जो परसों से जो मैटर चल रहा है कानपुर में, इसमें जहाँ तक है प्रशासन की तो चूक है ही, और एक तरफा कार्रवाई जो की गई उसने बहुत बड़ा रोल निभाया है इस मैटर को बढ़ाने में। उन लोगों ने समझौता किया, हम लोगों ने शांति सब सारी व्यवस्था सब लोगों ने की, और उसके बावजूद भी जब कंप्रोमाइज हो गया था तो उसके बाद में प्रशासन को जिस तरह से इन्होंने जुलूस निकालने की इजाजत दी नहीं करना चाहिए था। लिखित माफीनामा मांगा गया, इसका मतलब उन्होंने अपनी गलती एक्सेप्ट की, तो सारा मैटर वहीं से क्रिएट होता है। बिल्कुल हम शुरू से ही बात कर रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल, हम शुरू से ही बात कर रहे हैं कि अगर चीजों को वहीं रोक दिया जाता तो ज्यादा बेहतर था। जैसे रमेश जी हम लोग 2 दिन से खबरें भी दिखा रहे थे कि कुछ आपत्तियां थी कि ट्रकों को अड़ा दिया गया था। हाँ। कि भाई यहां से ये रूट बंद है, लेकिन दूसरा पक्ष का अगर कोई कार्यक्रम है या उससे कोई जरूरत पड़ रही, तमाम लोगों को, आम लोगों को जरूरत पड़ रही, अब उन्हें ट्रकों के नीचे से निकलकर जाना पड़ रहा है या वहां से रोड ब्लॉक है, आप नहीं जा सकते, तो कहीं ना कहीं इससे भी असंतोष पैदा होता है। असुविधा से जो असंतोष पैदा होता है वही नाराजगी में बदल जाता है। नहीं, वो देखिए आक्रोश तो था ही जी कि अगर एक पक्ष के लिए आप इतनी व्यवस्थाएं कर दें कि लोगों का आना जाना दूभर हो जाए, घरों से न निकल पाए, भगदड़ सी मच जाए, भागो भागो नहीं तो रास्ता बंद हो जाएगा, ट्रकें लगा दी गई, तो कहीं ना कहीं होता है। जबकि लेकिन नागरिक तब भी सहनशीलता इतनी बरतता है कि चलो भाई हमारा शहर, वही मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि लोगों की मंशा तो होती नहीं एक दूसरे से झगड़ा करने की। सबसे बढ़िया वो मन में तो रखता है, हमसे आकर के कहेगा कि भाई साहब मैं मेघदूत होटल से फिर मैं उधर से आया, मैं रात को 10 बजे नहीं निकल पाया, लेकिन उसके बाद भी वो सब कुछ बर्दाश्त करता है। लेकिन जब ये देख लेता है, उसकी ये सब सीमा खत्म हो जाती है जब वो देखता है कि हमारे को कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अभी साफ साफ कहा जा रहा था कि कालपी रोड पे सारा फोर्स लगा था जी, चंदिका रोड भंडानापुरवा में, वही मेरे मित्र रहते हैं, पत्रकार हैं। हाँ। वो बोले 3 घंटे तक यहाँ कोई फोर्स ही नहीं थी और दोनों जमावड़ा लगा था। क्या इंटेलिजेंस हमारी है, क्या खुफिया विभाग है? जब केंद्र सरकार से सब बराबर अलर्टनेस जारी है तो हमारी सतर्कता क्यों नहीं? लेकिन हमारी सतर्कता की जो तैयारियां थी वो घिसी पिटी थी, वही पीस कमेटी को बुला लो, फिर उन्हीं को बुला लो। दूसरी चीज, मैं एक चीज और महसूस कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ के प्रशासन के अधिकारियों में कुछ तालमेल का भी अभाव है। बिल्कुल, घोर अभाव है। बिल्कुल, वो दिखा 2-3 दिनों में दिखा भी और ऐसा नहीं है। बिल्कुल, अगर आप आए दिन अखबारों में पढ़िए तो सुनने को मिलता है। जी बिल्कुल। रमेश जी यहाँ एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है, हम इस पे बात करते हैं कि ब्रेक के बाद की क्या तालमेल में कमी रही और जो पुरानी तरह की रणनीति है, जो हिकमत अमली पुरानी हो चुकी है, घिसी पिटी जिसकी आप बात कर रहे हैं, अब उसमें किस तरह के सुधार की जरूरत है, क्योंकि नए लोगों को लेकर के बात करनी पड़ेगी, नौजवानों को लेकर बात करनी पड़ेगी। और हम बात कर रहे हैं कानपुर, कन्नौज, फतेहपुर और जिन इलाकों में हिंसा हुई है उसके बाद जो हालात सुधर रहे हैं, कहां प्रशासन से चूक हुई है और ये चूक कैसे
अगली दफा अगर इस तरह के हालात बनते हैं तो हमें कैसे मदद कर सकती है, हम किस तरह से इस पर चर्चा कर सकते हैं, इस पर हम बात कर रहे हैं। और सीएम अखिलेश यादव की अगर हम बात करें तो उन्होंने साफ कह दिया है कि अगर अब शांति भंग हुई तो डीएम और कप्तान नपेंगे, ये तो उन्होंने कह दिया। लेकिन क्या रणनीति बनाई जाए, किस तरह की हिकमत अमली हो, इस पर भी बात करने की बहुत जरूरत है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर रमेश वर्मा हैं, जो कि इस तरह के मामलों पर हमेशा नजर बनाए रखते हैं। और आपसे हम जानना चाहेंगे कि देखा गया है रमेश जी कि 14 से 18 साल के लड़के, 25 साल तक के लड़के इस तरह की घटनाओं में इस बार हमने देखा, फुटेज में भी देखा, बहुत आगे आगे रहे हैं। आईजी कानपुर रेंज आशुतोष पांडे हमारे चैनल में भी ये बात कह चुके हैं, कल भी उन्होंने कहा था, आज भी वो कह रहे थे कि शांति समितियों की जो बैठक होती है, जो इस तरह की कमेटियां बनाई जाती हैं, उसमें आते हैं 40 साल 50 साल से ऊपर के लोग। तो जब युवा ही उसमें नहीं आएंगे या युवाओं को साथ लेकर ही रणनीति नहीं बनाई जाएगी तो फिर कैसे इस तरह के माहौल जब गड़बड़ाते हैं तो काबू में लाए जाएंगे? रमेश जी देखिए, बात बिल्कुल साफ है जी। ये 14 साल 18 साल 19 साल 20 साल के कौन से बच्चे हैं? आप जरा इनके बैकग्राउंड देखिए, इनके परिवार को देखिए। बहुत से बेचारे गरीब तबके के हैं, पढ़ाई नहीं कर पाए, बेरोजगार हो गए, माता पिता अपने ऐसे कामों में लगे रहे, बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाए। हालात ये हो गए कि उनको अपने जो करियर के प्रति चिंता होनी चाहिए नहीं है जी। ये चंद्र हैं जिन्हें उच्छृंखल तत्व कहते हैं। एक वो भी युवक है, मैं सब सामान्य युवकों बात नहीं, एक युवक वो भी है जो अपनी करियर को लेकर के हाई स्कूल से ही चिंतित हो जाते हैं और दिन भर उनको एक ही काम रहता है, वो तो ये भी नहीं जानते हैं कि कहां पर क्या हो रहा है। ये जो तत्व नया तत्व है, ये जब होता गया, जब कुछ नहीं होता है तो ये नेतागिरी के कारण समाज में अपना महत्व दिखाने के लिए चूंकि खाली रहता है तो ये नेताओं के और अपने धर्म गुरुओं और सबके शरण में चला जाता है। बिल्कुल, और ये अच्छी बात है, ये लोग इसका यूज करते हैं जी। और ये अच्छी बात है कि प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस बात को स्वीकार किया कि हमारे से चूक हो और हम इसको सुधारेंगे। देखिए, और इनको ये मालूम है कि मेरा कुछ होने वाला नहीं है, हम उनकी शरण में गए हैं, हमारा कुछ नहीं होने वाला है जी। और जिन लोगों को शांति समिति की बैठकों में बुलाया जाता है प्रशासन के जरिए, उनकी वो इन हालातों में सुनते ही नहीं है। वो सुनते नहीं है तो वो कहां से सुनेंगे, क्योंकि उन्हें मालूम रहता है। और इसमें ज्यादातर जितने भी युवक होते हैं वो उन लोगों के संरक्षण में होते हैं, या तो वे सत्ता के साथ होंगे। आप देखिएगा जो सत्ता के विधायक होंगे, अध्यक्ष होंगे, महामंत्री होंगे, एक तो उनके इर्द गिर्द घूम रहे होंगे, दूसरे वो होंगे जो सत्ता में जिन अपने धर्माचार्यों की जिनकी पहुंच है, ये उन लोगों के इर्द गिर्द घूम रहे होंगे। उन्हें मालूम है कि हमारे ऊपर कुछ नहीं होना। तो दूसरी चीज क्या होती है जी, आपको नहीं लगता कि अब जो हमने इससे सबक लिया है, प्रशासन के जरिए ही इन लोगों के साथ काउंसलिंग की जरूरत है, इनको बिठा के इनसे बात करने की जरूरत है, इनकी इस नकारात्मक ऊर्जा को सही दिशा देने की जरूरत है, या इनके अंदर खौफ भी बिठाने की जरूरत है कि अगर तुमने इस तरह के किया तो बहुत सख्त कार्रवाई होगी, जैसा कि आईजी साहब कह रहे थे कि हमने फोटो चिन्हित कर लिए, मुकदमे डालेंगे सब पर। देखिए, मैं आईजी साहब से अभी 2-4 क्वेश्चन पूछना वाला था। आपने कहा मैं 500 लोगों को कर दिया और चिन्हित कर दिया। इसके पहले जितनी घटनाएं हुई हैं जी, उसमें भी ऐसे मुकदमे कायम हुए, कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई, कितने लोगों को जेल भेजा गया, कितने ऐसे युवकों को अंदर कर दिया गया, गिने चुने 2-4 लोगों को। परिणाम क्या उन्हें मालूम है कि ये जो 500 अज्ञात लोगों के लिए मुकदमे कायम हुए, उनमें अगर किसी की एसओ साहब से थोड़ी बहुत हो गई तो उन्होंने अपना अंदर डाल दिया, जो नामी लोग हो गए, वरना किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई होती नहीं है। तो रूल ऑफ लॉ, जिसे आज आईजी साहब जिसकी वकालत बहुत कर रहे थे, हम उसको अच्छा मान रहे थे, लेकिन हो कहाँ रहा, कहने और करने में फर्क, यही समस्या होती है। यहाँ तो ये स्थिति है कि समाचार पत्रों में आए दिन पढ़िए कि छोटा अधिकारी बड़े अधिकारी की नहीं सुनता है। हमने अभी कुछ दिनों पहले एक थाने में क्राइम जो है कंट्रोल नहीं हो रहा था, एक वरिष्ठ अधिकारी ने बयान दिया कि वहां के इंस्पेक्टर क्राइम को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, मैं उनको हटाने के लिए अधीनस्थ अधिकारी से कह रहा हूं और वो हटा नहीं रहे। क्या मतलब है? इसको आप तालमेल का अभाव नहीं कहेंगे तो ये पूरी तरीके से धाराएं, अपनी 3-3 धाराएं अलग अलग चल रही है। परिणाम क्या हो रहा है कि इसको जनता भुगत रही है। अगर इनमें ऐसा होता, सिद्धांत पक्ष तो ये लोग मजबूत कर रहे हैं, लेकिन व्यवहारिक पक्ष इतना कमजोर है जिसके कारण इस तरीके की स्थितियां। बिल्कुल, कहीं ना कहीं उसमें राजनीति भी अगर घुस जाती है तो कहीं ना कहीं प्रशासन मजबूर हो जाता है। भाई राजनीति घुस गई। अगर सपा विधायक जा रहे थे तो उनको रोका जा सकता है, जैसे मैंने पहले कहा था, उनको कहा जाता कि भाई देखिए समझौता हो गया, सारी बातें हो गई हैं, अब आप वहां मत जाइए और ज्यादा अपने लोगों को बुला करके बात कर लीजिए। अगर ये संवाद चल जाता शायद इसे रोका जा सकता, शायद इसे रोका जा सकता था, और अब शायद इसे रोकने की बहुत जरूरत भी है। जरूरत है बिल्कुल।
और आगे से इस पर हम वही चर्चा कर रहे हैं कि प्रशासन की चूक कहां हुई है और प्रशासन को कहां अब जाकर जो है संभलना है इस दिशा में। और ओवर कॉन्फिडेंस की जो रमेश जी बात कर रहे हैं, पहली बात ही उन्होंने कही कि ओवर कॉन्फिडेंस में प्रशासन मारा गया और कहीं ना कहीं उसने इस पूरे मामले को हल्के में ले लिया। जब आपको अलर्टनेस पूरी सब जगह से मालूम हो रही, सूचना मालूम हो कि गड़बड़ी होने वाली है, तो आपको हर मामले में पैनी नजर रखनी चाहिए थी। और अगर पैनी नजर रखी जाती तो ये परिस्थितियां किसी भी हालत में नहीं बनती। बिल्कुल, हम अपने दर्शकों से भी एक बार कहना चाहेंगे कि आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। रमेश जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, आप अपनी बात हमारे साथ रख सकते हैं। फोन लाइन खुली हुई है, आपके स्क्रीन पर हमारा नंबर लगातार फ्लैश किया जा रहा है, आप हमें देख पा रहे हैं। कहीं से भी आप फोन कीजिए, अपनी बात रखिए और आपने जो महसूस किया है वो हमारे साथ जरूर। जी, डीएम कौशल राज शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए उनसे बात करते हैं। कौशल राज जी, स्वागत है आपका के न्यूज पर। आपसे जानना चाहेंगे, सबसे पहले तो हालात के बारे में जानना चाहेंगे। कानपुर की अगर हम बात करें तो फिलहाल किस तरह के यहाँ पर हालात हैं, और दूसरी बात ये कि प्रशासनिक चूक की अगर हम बात करें तो क्या कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर के प्रशासन कुछ हल्का हो गया था, जिसकी वजह से बवाल 2-3 दिन तक रह गया? पहले तो कानपुर की स्थिति के बारे में मैं स्पष्ट कर दूं कि हर थाना एरिया में बिल्कुल शांतिपूर्ण सारी की तरफ हमारी स्थिति है, और जहां जहां भी कल प्रॉब्लम्स हुई थी उन थाना क्षेत्रों में भी सारी प्रॉब्लम सोल्व हो गई है और स्थिति पूरी नियंत्रण में है, कंट्रोल में है। लोग शांति और सौहार्द के साथ आज पूरी दिनचर्या जी रहे थे। कल भी ऐसे ही मेंटेन रहेगा। फोर्सेज जो बाहर से आई है उनका फ्लैग मार्च शहर में लोगों में कॉन्फिडेंस इंस्टिल करने के लिए किया गया है कि कहीं भी कोई अगर सौहार्द तोड़ने की कोशिश करेगा तो उनकी कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। जिन थाना क्षेत्रों में कल प्रॉब्लम हुई थी उनमें भी कल दुकानें वगैरह खुली रहेंगी और पूरी दिनचर्या सामान्य रूप से चलेगी। जी। दूसरा जो प्रश्न था प्रशासनिक चूक की, तो ऐसा कोई बवाल नहीं है जो 2-3 दिन से चल रहा था। ये प्रॉब्लम कल शाम से हुई थी जी। और कल शाम के बाद केवल पे पथराव हुआ जहाँ पे कम्युनिटीज आमने सामने रहती हैं। जी। उन सभी लोगों को चिन्हित कर लिया गया है और उनके खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी है। जल्दी इनकी गिरफ्तारी शुरू होगी। बिल्कुल, कौशल जी हमारे साथ कानपुर के सौहार्द में खलल डालने की कोशिश की है, उनके खिलाफ एग्जम्पलरी कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, विधायक इरफान सोलंकी साहब के खिलाफ होगी कार्रवाई? ऐसा कोई फिलहाल इन्वेस्टिगेशन में कहीं कोई प्रूफ ना आया है, और मेरा मानना है कि कोई ये कयास भी ना लगाया जाए या किसी प्रकार का भ्रम ना फैलाया जाए जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती है। इन्वेस्टिगेशन पूरी होगी और उसमें किसी का भी सामने कोई रोल आएगा तो डेफिनेटली कार्रवाई। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर रमेश वर्मा जी भी हैं, कौशल जी, वो भी आपसे बात करना चाहेंगे। डीएम साहब, आप कौन से कदम प्रशासन उठाने जा रहा है ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो? फोर्सेज का डिप्लॉयमेंट प्रॉपरली किया गया है। दंगा नियंत्रण स्कीम आज पूरी तरह से लागू थी। इसी का परिणाम है कि पूरा दिन शांतिपूर्ण निकला है। जहां भी कल ट्रबल था, कल रात 11 बजे के बाद कहीं भी प्रॉब्लम नहीं हुई है, और फोर्सेज डिप्लॉयमेंट और जो बाकी दंगा नियंत्रण स्कीम जो इम्प्लीमेंट हुई है उसी के माध्यम से हम लोग इंश्योर करेंगे कि आने वाले टाइम में भी शांति बनी रहे। बिल्कुल। डीएम साहब, एक बात और आपसे जानना चाहेंगे, हमारे पास लगातार कॉल्स आ रहे हैं सुबह से। कल सोमवार है, काम का दिन है, स्कूल कॉलेज जाने का दिन है। आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि कल की क्या स्थिति रह सकती है? बच्चे स्कूल कॉलेज जा पाएंगे? जिंदगी मामूल पर आ पाएगी? इस बारे में विस्तृत प्रशासनिक समीक्षा बैठक हो चुकी है और अब फ्लैग मार्च कंक्लूड करने के बाद सारी स्थितियों को देखने के बाद ये निर्णय लिया गया है कि कल पूरी तरह स्कूल कॉलेज खुलेंगे। आज जिन थाना क्षेत्रों में मार्केट बंद थे वो मार्केट भी खुलेंगे। खाली धारा 144 का इन्फोर्समेंट रहेगा कि 5 लोगों से ज्यादा लोग बिना परमिशन कहीं ना जाए, हथियारों के साथ कोई मूवमेंट ना करें। अन्यथा जहां भी दुकानें, पब्लिक प्लेसेस, स्कूल कॉलेज खोलने की बात हो पूरी तरह खुलेंगे और पूरी तरह जिंदगी सुचारू रूप से चलेगी। बिल्कुल। कानपुर में अगर जिन लोगों में खौफ है, लोग थोड़े असमंजस में हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? यही अपील करना चाहूंगा कि सारी स्थिति नियंत्रण में है। जिन्होंने भी बदमाशी की और शहर का सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की उनको चिन्हित कर लिया गया है, कुछ और चिन्हित किया जा रहा है। अगर अभी भी ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे हो तो उनकी अफवाहों में ना आए। कहीं भी कर्फ्यू जैसी हालत नहीं थी, कहीं भी कर्फ्यू नहीं लगाए गए, कहीं भी किसी की कैजुअलिटी नहीं हुई है, या किसी भी प्रकार की धार्मिक भावनाओं के लिए पिछले 24 घंटे में कोई अनटूवर्ड काम नहीं हुआ है। तो अफवाहों में ना आए, शांति में सहयोग दें और सभी लोग एक दूसरे को कोऑपरेट करें, मिलजुल के चलें। ये शहर हमारा सबका है, हम सब लोगों को इसको आगे लेके जाना है और इसी शांति व्यवस्था में सहयोग करेंगे तो हम लोग सुचारू रूप से आगे भी चलेंगे। डीएम साहब, इसकी कौन जांच कर रहा है? कब तक इसकी रिपोर्ट आएगी? इसके बारे में भी आप कोई जानकारी देंगे?
इसकी कोई विशेष जांच नहीं होती है। जो FIR 4 दर्ज कराई गई हैं, जिसकी विस्तृत जानकारी मीडिया को दे दी गई थी, इन 4 FIR में जांच होंगी और जांच के उपरांत जो भी दोषी सामने आएंगे उनकी कार्रवाई होगी। क्या एक लगातार ये बात कही जा रही है कि एक माफीनामा हो गया था, समझौता हो गया था, उसके बाद सपा विधायक पहुंचे और उससे स्थिति बिगड़ी, इस बारे में आपका क्या कहना है? मेरा कहना है कि इन्वेस्टिगेशन में बातें सामने आएंगी, लेकिन प्रथम दृष्टया ऐसा कोई नहीं सबूत पाया गया है कि जिसमें किसी भी राजनीतिक दल के किसी भी व्यक्ति का कोई भी इन्वॉल्वमेंट हो। बिल्कुल। एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे, हम अभी चर्चा भी कर रहे थे डीएम साहब की, इस तरह के मामलों में अभी देखा जा रहा है कि 14 से 18 साल के लड़के बहुत ज्यादा उग्र होकर आगे आ रहे हैं, तो प्रशासन आगे क्या इनकी इस ऊर्जा को मोल्ड करने के लिए, इन्हें समझाइश देने के लिए या इस तरह की काउंसलिंग के जरिए इन्हें समझाने के लिए आप कोई रणनीति आप लोग बनाएंगे? क्योंकि ये लोग सबसे ज्यादा परेशानी खड़ा करते हैं और इससे बाकी लोगों को दिक्कतें होती हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही लोग इन पूरे विवाद की जड़ में हैं। यही दोनों पक्षों के लड़के नवयुवक लोग थे जिनकी वजह से सारी प्रॉब्लम हुई। उन्हीं में जो लोग एंटी सोशल होते हैं, कई लोग ऑर्थोडॉक्स होते हैं और कई लोग इतने ज्यादा धार्मिक कट्टरपंथ हो जाते हैं कि वे लोग दूसरों की भावनाओं से खिलवाड़ करने में नहीं चूकते हैं। डेफिनेटली में काउंसलिंग करने की आवश्यकता है। सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है कि ये अफवाहों पे बहुत जल्दी ध्यान दे के भड़क जाते हैं, या जो भड़काने वाले मैसेजेस होते हैं उनसे बहुत जल्दी भड़क भी जाते हैं। पेरेंट्स को भी कहीं ना कहीं सामने आना पड़ेगा, समाज को भी कहीं ना कहीं सामने आना पड़ेगा और मीडिया, प्रशासन और जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उन सबको सामने आना पड़ेगा कि बच्चे जिम्मेदार बने, क्योंकि बच्चों की वजह से सारे कानपुर शहर को प्रॉब्लम हो रही है, तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी सभी की बनती है। डीएम साहब, एक खाली सवाल और भी है। ये माना जा रहा है कि इस समय जो शांत समितियां थी, सुरक्षा समितियां, पीस कमेटी, SPS, ये सारे सब अप्रासंगिक हो गए, इनका कोई औचित्य नहीं रह गया, ये सब बिल्कुल फेलोर रहे। इसके बारे में आप क्या सोच रहे हैं और भविष्य में इसके बारे में क्या करेंगे? ये सभी प्रासंगिक है, ये सभी बहुत व्यवहारिक है। कोई इंसिडेंट होता है, केवल उस इंसिडेंट के 1-2 घंटे से हमें उनको जज नहीं करना चाहिए। आज जो शांति व्यवस्था बनी है, या अभी जो पूरा मुहर्रम का 10 दिन का ताजियों के जुलूस निकले हैं, उससे पहले दुर्गा पूजा हुई है, दशहरा का गया, और उससे पहले जितने भी त्योहार गए हैं, उनके त्योहारों का जश्न ऐसे ही नहीं मना है, सबका बराबर रोल रहा है। जैसा जिसकी प्रासंगिकता है वो आज भी बनी हुई है, केवल मोमेंट्री रूप से हमें जज नहीं करना चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि उनको स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता है, और जो भी इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, जो भी इच्छुक लोग हैं, जो भी एनर्जेटिक लोग हैं, इससे जुड़े अच्छे लोग सामने आए और इनको और ज्यादा स्ट्रेंथन बनाए। नहीं, IG कानपुर रेंज कल कह भी रहे थे कि युवाओं को इन शांति समितियों से जोड़ने की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जब बवाल होता है तो जो बवाल करते हैं, तो जो शांति समितियों में मौजूद होते हैं वो लोग नहीं होते उस वक्त, या उनकी कोई सुनता नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि युवाओं को इनमें जोड़ा जाना चाहिए कोई नए तरीके से? बिल्कुल बिल्कुल, मेरा मानना है कि युवाओं को इसमें जोड़ा जाना आवश्यक है, क्योंकि एनर्जी भी होती है उनपे और ज्यादा इन्वॉल्वमेंट करने की उनमें इच्छा शक्ति भी होती है। और ऐसे जो भी लोग हैं जो टाइम स्पेंड कर सके और जो दूसरे लोगों पे किसी तरह इन्फ्लुएंस बना सके, उनकी आवश्यकता है। स्टूडेंट्स से ज्यादा इन्फ्लुएंस बना सकते हैं, तो डेफिनेटली उनकी भी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो क्या आप इसी को स्क्रीनिंग कराएंगे अपनी कमेटियों की, पीस कमेटी और SPOs वगैरह की? लगता है डीएम कानपुर से हमारा संपर्क टूटा। बहुत बहुत शुक्रिया कौशल राज जी हमसे बात करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक रमेश जी हम यहाँ पर ले लेते हैं, लौटेंगे हम अपने दर्शकों से फिर कहेंगे आप हमारे साथ जुड़िए, अपनी बात रखिए। अगर आप कुछ सोचते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं तो जरूर दीजिए। हमारे नंबर टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। और हम इस प्रोग्राम के आखिरी मरहले में पहुंच चुके हैं। हमारे दर्शक हमारे साथ अभी भी जुड़ सकते हैं, हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप अपनी बात रखिए, हमारे साथ जुड़िए। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर रमेश वर्मा जी भी हैं, उनसे हम बात करें। रमेश जी, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे डीएम साहब से, और IG साहब जो कह रहे थे उसके बारे में हम बता रहे थे। IG साहब हमारे चैनल में कल से आज तक कहते रहे कि शांति समितियों को नए तरीके से गठित करना होगा। डीएम साहब कह रहे थे कि इनका औचित्य बरकरार है। क्या कहेंगे आप, समन्वय का कहीं ना कहीं अभाव है प्रशासन में? यही देख लीजिए। अब देखिए, दूसरी चीज ये है कि अभी डीएम साहब एक बात और कह रहे थे जी, फ्लैग मार्च हो रहा। अब आप देखिए, पोस्ट है, जब कोई चीज हो गई है उसके बाद फ्लैग मार्च। अगर ये फ्लैग मार्च पहले होता, अक्सर हुआ है जब भी ऐसे त्योहार आए, जब भी ऐसी परिस्थितियां आई, तो पहले फ्लैग मार्च किया गया। लेकिन ये पहली बार है जब घटना हो जाने के बाद फ्लैग मार्च किया जाए। पहले घटना होने के बाद भी किया जाता था, इसमें तो रहा है, लेकिन पहले से ही जनता को सतर्क कर दिया जाता था। हाँ, सामाजिक तत्वों पे खौफ बैठ जाता है। एक जलीस खान हमारे दर्शक जुड़ गए हमीरपुर से, उनसे बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका K न्यूज पर, अपनी बात रखिए। हेलो जी जी, बताएं, सुन रहे हैं हम आपको। जी बोलिए। हाँ सर, हेलो जी बोलिए। हेलो। हाँ सर, मेरा अपना मानना यह है कि सर जिस तरीके से जैसा कि IG महोदय आशुतोष पांडे और DM महोदय कौशल राज शर्मा साहब ने कहा
वो निश्चित रूप से एक बहुत ही सकारात्मक पहल है। लेकिन सबसे बड़ी चीज हमारे ये जो भी जहाँ तक अल्पसंख्यक वर्ग का प्रश्न है, हमारा सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे पर्व कहलाते हैं वो ईद और बकरीद होती है, जिसमें ये फर्ज नमाजें होती हैं और इसको छोड़ा नहीं जा सकता। और हमारे प्रॉफिट हजरत मोहम्मद साहब का जो जन्मदिन है उसमें चलिए ठीक है, एक अच्छा प्रयास होता है कि उनका पैदाइश मनाई जाती है, उसमें जुलूस निकलता है। और ये जो कार्यक्रम है ये अगर ऐसी सामंजस्य नहीं है तो अगर रोक भी दिए जाए तो मैं समझता हूँ राष्ट्रीय हित में राष्ट्रीय चरित्र विकसित किया जाए अल्पसंख्यक वर्ग के जो युवा वर्ग में है, तो निश्चित रूप से ऐसे कार्यक्रम वो रोक कर और बहुसंख्यक वर्ग के हृदय में जगह बना सकते हैं और भविष्य में वो भी इसी प्रकार का आचरण करेंगे। ये मेरी अपनी मान। बिल्कुल, दोनों पक्षों की तरफ से त्याग की जरूरत है, समन्वय की जरूरत है। बहुत अच्छी बात कह रहे थे। इलाहाबाद से एक उदाहरण आया था अभी 2 दिन पहले कि वहां की जो ताजिया कमेटी है उन्होंने कहा कि हम ताजियों को एक जगह रखते हैं, वहीं पर आकर के उसकी जियारत हो जाएगी और हम जुलूस नहीं निकालेंगे क्योंकि विजयदशमी और दुर्गा विसर्जन सब एक साथ पड़ रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ऐसी कोई स्थिति पैदा और बड़ा अच्छा इलाहाबाद में हो गया। ये तो ऐसा नहीं है, कानपुर में कई बार हुआ है। इसके पहले होली और ईद या जुमेरात ये सब एक एक दिन में पड़े हैं। हाँ। लेकिन मजाले कुछ हो जाए प्रशासन क्योंकि सब एक दूसरे की इज्जत करना चाहते हैं, इज्जत करना चाहते हैं। अब देखिए, आप अभी देखिए कितने अच्छे दर्शक बात कर रहे थे कि जुलूस को रोका जा सकता था, जुलूस रोके गए। कन्नौज में जुलूस नहीं कह रहे थे कि हमारे यहाँ सिर्फ ईद और बकरीद 2 फर्ज नमाजें हैं, बाकी की जो चीजें हैं इनमें कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ मिलकर सामंजस्य बनाया जा सकता है। तो वही मेरा कहने का मतलब ये है। लेकिन अब देखिए, अब वहां पर वाजपेयी जी भी कह रहे थे बीजेपी के लिए कि साहब वो ऐसे कैसे हो गया और वो उनको कैसे दे दिया। अरे ये तलवार खींचने की बात तो नहीं है। जरूरत इस है कि ऐसे नाजुक दौर में आप अपनी सहिष्णुता का परिचय दीजिए। जो पर रमेश जी 2017 तक मुझे लगता है कि ये कोई परिचय देने की स्थिति में नहीं है सहिष्णुता का। पूरी कोशिश रहेगी पोलराइजेशन कराने की और ये वक्त वक्त पर ये त्योहारों का ही इंतजार किया जाएगा। इंतजार ही नहीं, त्योहारों का ही नहीं किया जाएगा, छुटपुट ऐसी घटनाओं का इंतजार किया जाएगा। और चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई भी दल। हाँ, मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ भाई, अगर कोई है जो आमने सामने है, बाकी लोग वो है जो मौके पे जाकर के रोटियां सेकते, हर प्रकार के लोग हैं, ऐसा नहीं है। सबकी सियासत है कि कैसे हमारा वोट बैंक ठीक हो जाए, हम कैसे चुनाव जीते, इस कारण ही सब कुछ। लेकिन आपने इतना अनुभव गेन किया है, आपने जमीन पर लोगों को काम करते देखा है, आप क्या महसूस करते हैं कि सियासतदान तो सियासत करेंगे और ये चुनाव की बात नहीं, हमेशा चलता रहेगा क्योंकि पोलराइजेशन जैसे होता है फायदा होता है सबको। लोग जो परेशान होते हैं और लोग जो शांति चाहते हैं उन्हें क्या करना चाहिए आपके नजरिए से? देखिए, इसमें एक तो सबसे भूमिका प्रशासन की, इस पर हम बात कर ही रहे हैं। हाँ, इसी पर ही जी। देखिए, एक समय था कि आज से हम जब पहले पत्रकारिता में आए थे तो एक संगोष्ठी हुआ करती थी, पुलिस जनसंपर्क बढ़ाया जाए जी। तो पुलिस जनसंपर्क बढ़ाने के नाम पर गोष्ठी होती थी। उसमें समाज के जो प्रतिष्ठित लोग होते थे, बुद्धिमान लोग होते थे, जिनकी समाज में एक इज्जत होती थी, जिनका कहना मानते थे, ऐसे लोगों पुलिस बुलाती थी, अधिकारी बुलाते थे, गोष्ठी होती थी और उसमें कहा जाता, उसमें दोनों अपने बातें भी कहते थे। देखिए, पुलिस हम जाते तो मेरी तो सुनती नहीं है, फिर ये नहीं करती है, तो वहां पर अधिकारी कहते थे नहीं ऐसा होगा। तो जो एक पुलिस जनसंपर्क का एक अभियान उस समय चला था और फिर वहां पर मुझे आज भी याद है कि मैं यही सिविल लाइन में रहता था, तो वहां के चौकी इंचार्ज मिस्टर साहू थे, तो वो बाकायदे हम लोगों का नोट करने आए थे नाम, वो कि भाई ये बताइए इसमें कौन रह रहा है और इसमें कैसे एक तालमेल। लेकिन रमेश जी, आशुतोष पांडे आईजी साहब कह रहे थे कि पुलिस जनसंपर्क अभी और मजबूत हुआ है क्योंकि नए नए तरीके आ गए, टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, लोग सीधे पुलिस से बात कर पा रहे हैं, तमाम हेल्पलाइन नंबर दिए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जनसंपर्क बढ़ा है। लेकिन लोग क्या इसका फायदा नहीं उठा रहे हैं? दिक्कत क्या है कि आईजी साहब की नियत पे कोई संदेह नहीं है, उनकी ऊर्जा, उनकी शक्ति, उनकी कार्यशैली पर कोई संदेह नहीं किया जा सकता। उन्होंने निश्चित रूप से अच्छे कार्य किए। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो जमीन पर हो रहा है जी, जो स्तर पर हो रहा है, जो चौकी स्तर पर हो रहा है, वहां पर क्या हो रहा है? वहां पर वो एक भरोसे की जो बात आईजी साहब नारा लगा रहे हैं, वो वहां तक कैसे पहुंचा? और अगर ऐसी बात थी तो आईजी साहब को ये कैसे क्यों कहना पड़ा कि भाई फलाना इंस्पेक्टर को हटाया जाए, क्योंकि ये इसका कारण क्या है? बिल्कुल रमेश जी, वक्त की हमारे पास कमी है, आपका हम शुक्रिया करना चाहेंगे, आप हमारे इस प्रोग्राम में आए
और अपनी गिरा कद्र राय हमारे साथ बांटी और बहुत अच्छी बातें सामने आई। प्रशासन की कहीं ना कहीं चूक हुई है, समन्वय का अभाव रहा है, इस पर प्रशासन आगे जाकर के विश्लेषण करेगा। लेकिन जिन लोगों को नुकसान हुआ है, जिनका नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई में बहुत वक्त लगेगा और हम तमाम लोगों को समझना चाहिए और प्रशासन के साथ मिलकर भी हर वर्ग का व्यक्ति, हर तबके का व्यक्ति और हर स्तर का व्यक्ति कहीं ना कहीं प्रशासन के साथ अगर सहयोग करे तो काफी हद तक इन चीजों को बहुत जल्दी काबू में लाया जा सकता है, क्योंकि किसी की भी मंशा नहीं होती कि नुकसान हो, कुछ मुट्ठी भर लोगों को छोड़कर जिनका अपना अपना फायदा है। बाकी हर कोई चाहता है कि शांति बनी रहे, जिंदगी यूं ही चलती रहे और विकास होता रहे, सबको सुविधाएं मिलती रहे, जनता का विश्वास जीत सके। बहुत बहुत शुक्रिया रमेश जी और हमारे दर्शकों में बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे साथ जुड़े थे। इस प्रोग्राम में बस इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज।